हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से हम लोग यूजीसी नेट के लिए अपने रिवीजन क्लासेस लगा रहे हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम 1 जनवरी से शेड्यूल किया गया है। आपका एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, तो प्लीज़ वेबसाइट्स को बार बार चेक करते रहें जिन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया है। और क्विक रिवीजन, जो हमारा एजेंडा है, क्विक रिवीजन हम लोग करते रहेंगे हर दिन। एटलीस्ट एक वीडियो के साथ मैं आने का वादा कर चुका हूं, तो वो निभाऊंगा। और इस बार जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पेपर 1 फॉर यूजीसी नेट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड इज द मोस्ट वास्ट टॉपिक इन द एंटायर सिलेबस ऑफ पेपर 1 यूजीसी नेट, इफ यू कीप असाइड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। और जब इतनी सारी चीजें रहती हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो उसे पढ़ना यूं ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब डिफिकल्ट चीजों को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को मैं आपके सामने लेके आऊं और उसके क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूं। डिस्कस क्या, रिवीजन ही कर लेंगे एक तरह से। इट विल बी अ क्विक रिवीजन, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए अपने एग्जाम के लिए। और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको आपके जहन में बैठ जाए और आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में वो आ जाए, ताकि आप एग्जाम में उसको प्रेजेंट कर सके, आप उसको एग्जाम में रिवाइव करके प्रेजेंट कर सके। ओके। तो मेरा नाम देवांशु चौरसिया है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ 2 बार। 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है, और एक हैसियत रखता हूँ कि आप लोग को हेल्प कर सकूं अपने ही नोट्स से। जो नोट्स, जिन नोट्स का इस्तेमाल मैंने किया था पढ़ाई करते वक्त, मैं वही नोट्स आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे लिंक्डइन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब से मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल भी, जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन, एंड in a few seconds you'll be able to see my teaching aptitude notes. Okay, so here we go. आज जो हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लर्निंग थ्योरीज। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो टीचिंग थ्योरीज हो जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, टीचिंग थ्योरीज, और एक लर्निंग थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लर्निंग थ्योरीज में आज लेके आया हूँ। मैंने सोचा पहला जो सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड को किससे स्टार्ट किया जाए। तो मैंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में लर्निंग थ्योरीज पे क्वेश्चंस बहुत बने हैं, तो मुझे लगा कि लर्निंग थ्योरीज पे ही मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो लर्निंग थ्योरी में जो पहला थ्योरी हम करने वाले हैं वो है बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। शब्दों पे ध्यान दें, शब्दों पे यानी कि वर्ड्स पे, वर्ड्स पे ध्यान दें। अगर आप वर्ड्स का मतलब समझ जाते हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। उस कॉन्सेप्ट, उसकी जो अवधारणा है वो भी आपके जहन में बैठ जाएगा, आपकी समझ में उतर आएगा वो। ठीक है, तो आप वर्ड पे ध्यान दें। बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरिज्म मतलब क्या, व्यवहार, व्यवहार। इट इज द आइडिया दैट हाउ अ स्टूडेंट बिहेव्स इज बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। एक स्टूडेंट कैसे बिहेव करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी है, जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। इट सजेस्ट दैट बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड एंड लर्न फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस रादर देन इंटरनल फोर्सेस। ये थ्योरी ये कहता है कि इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान मतलब यहाँ पे किड्स की बात की जा रही है, लर्नर्स की बात की जा रही है, उनका जो बिहेवियर है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है, इंटरनल फोर्सेस से नहीं होता है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गया, कोई भी बाहरी चीज से, कोई भी बाहरी चीज से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल है छोटे बच्चों पे, टॉडलर्स पे। टॉडलर्स पे ये बहुत ही सही तरीके से ये आता है, ये वाला एग्जांपल टॉडलर्स का। टॉडलर्स, टॉडलर्स पे ये एग्जांपल बहुत ही सही तरीके से बैठता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। वो अपने आसपास का माहौल देखते हैं और उस हिसाब से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप जोर से चिल्लाइएगा तो बच्चे भी जोर से चिल्लाएंगे। अगर आप प्यार से पेश आइएगा तो वो भी प्यार से पेश आएंगे। तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी। इसमें दो चीजें हमें समझने को मिलती है, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पैवलव ने दिया था, नाम याद रखना है, पैवलव ने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर ने दिया था। अभी पैवलव की थ्योरी तो हम सबने पढ़ रखी है। ये बेसिकली कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलस पे, जैसे कि एक मांस वाला एग्जाम्पल और
कुत्ते वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये कंडीशनिंग का नतीजा है। स्पेशली जब हम जानवरों को ट्रेन करते हैं तो वो भी कंडीशनिंग पे ही ट्रेन करते हैं, उसको कंडीशन किया जाता है, तभी वो हमारे बोलने पर, हमारे कहने पर हरकतें करते हैं। जैसे स्पेशली कुत्ते हो गए। अक्सर आपने देखा होगा कि कुत्ते जो हैं वो बुलाने पे आ जाते हैं, काम कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो हमारी भाषा समझ सकते हैं? नहीं, वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते। वो स्टिमुलस समझते हैं, उनको स्टिमुलस समझ में आता है। वो साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस साउंड से वो रिएक्ट करते हैं। जैसे उनको बोला जाए सिट डाउन, तो उनको ये नहीं पता कि सिट डाउन का मतलब बैठ जाना होता है, पर उनको ये पता है कि सीट डाउन, ये जो प्रोनाउंसिएशन है, जब भी ये सुनने को मिलेगा उन्हें बैठ जाना है। इसका ये मतलब हुआ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इसका एक एग्जांपल है। इट इज थ्रू एसोसिएशन। लर्निंग इन्वॉल्व्स कंडीशन एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द अनकंडीशनड स्टिमुलस टेक्स प्लेस वाज टर्म्ड एज अनकंडीशनल रिस्पांस। पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होती है, जो स्किनर ने दिया था, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। मेथड विच यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के आधार पर जब हम किसी को कंडीशन कर रहे हैं, जैसे बच्चे को हमने उसको कहा कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, और अगर तुम इस तरह से बिहेव नहीं करोगे तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के आधार पर जब आप किसी को कंडीशन कर रहे हो तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आती है। इससे बच्चों के या लर्नर्स के बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि क्लासरूम में अक्सर टीचर्स कहती हैं कि अगर कोई बच्चा शोर नहीं करेगा तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चों को, और अगर कोई बच्चा शोर करता है तो उसके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। सो दिस इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ओके। बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड इज लाइकली टू बी रिपीटेड। जो बिहेवियर में आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो बिहेवियर आप बार बार करोगे। एंड बिहेवियर दैट इज पनिश्ड रेयरली ऑकर। और जिस बिहेवियर पे आपको पनिशमेंट मिलेगी वो बिहेवियर आप कम से कम करोगे। सो दिस इज वेरी बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग थ्योरी, जहाँ पे आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बच्चों को सिखाते हो। और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन तरीका है टीच करने का। स्पेशली बच्चों पे तो ये बहुत कारगर होता है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब टीनेजर्स हो जाते हैं या अडल्ट हो जाते हैं, तब उन पे ये ज्यादा असर नहीं करता, क्योंकि वो फिर ढीठ हो जाते हैं। उनको आप जितने भी रिवॉर्ड्स की लालच दे दो, उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप क्लास 10 के बच्चे को जाके बोल के देखो कि शोर मत करो, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। बच्चे बोलेंगे मैम आप एक एक नंबर रख लो अपना, सर आप अपना 1 नंबर रख लो, नहीं चाहिए हमें। ठीक है। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बच्चों पे बहुत कारगर होता है, इस बात को समझ लें आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो मॉडल है, ये मेरा फेवरेट मॉडल है, मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने दिया था 1983। डेट याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे याद रखना है? जिस साल भारत वर्ल्ड कप जीता था उस साल डॉक्टर हावर्ड गार्डनर एक थ्योरी दे रहे थे। ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो कई तरह के हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते कि ये इंसान इंटेलिजेंट है और ये इंसान इंटेलिजेंट नहीं है। हम सिर्फ इस आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी बच्चे ने अगर साइंस लिया है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, और किसी बच्चे ने अगर आर्ट्स या कॉमर्स लिया है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत सारे तरह के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो 9 तरह के इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया है। गार्डनर ने 8 किया था, उसमें एक बाद में जोड़ा गया। तो ये अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस क्या है? तो एक तो होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जो इंसान वर्ड स्मार्ट होता है, जिसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है, जिसको सही कंटेक्स्ट पे, सही समय पे, सही शब्द का इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसे हम वर्ड स्मार्ट कहते हैं। अब ये सही शब्द क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है पापा और एक शब्द है बाप। दोनों का मतलब सेम होता है। पापा और बाप दोनों का मतलब सेम होता है, पर आप दोनों शब्दों को सिनोनिमसली यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि लेट्स से आपको कहना है कि पापा 1 गिलास पानी जरा पास करना, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाप 1 गिलास पानी जरा पास करना। ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बाप 1 गिलास पानी पास करना। पर किसी किसी जगह पे बाप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये जो कहावत है। आप सोच के देखिए, आपने इस पे रिप्लेस कर दिया पापा बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो उस बात में वजन ही नहीं आ रहा है। तो बाप और पापा, इस शब्दों को सिनोनिमसली यूज नहीं कर सकते। हर शब्द अपने अपने वर्ड्स के साथ, अपने अपने सिमिलर वर्ड्स के साथ बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, यानी बिल्कुल सेम नहीं होते। वो थोड़ा ना थोड़ा डिफर तो करेंगे। ठीक है। हाँ, जिनको ये डिफरेंस समझ में आता है और जो इन डिफरेंस को सही तरीके से यूज करते हैं, उन्हें हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट कहते हैं। उसके बाद आते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट, यानी जो नंबर स्मार्ट होते हैं, जिनको नंबर में कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, जो बहुत फास्ट होते हैं कैलकुलेशन में। मेरे एक स्टूडेंट है,
वो बहुत बढ़िया है इसमें। उसका नाम युवराज है। और ही इज एन मतलब ही इज स्पेशल किड, बट ही इज वेरी स्मार्ट। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, डॉक्टर शशि थरूर का। हिज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके बाद होते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं, जो पिक्चर्स में बहुत माहिर होते हैं। फिर होती है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, जो खुद को कैरी करना जानते हैं, जो ढंग से कपड़े पहनना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मॉडल्स हो गए, अपनी कंगना रनौट हो गई, बहुत ही किनेस्थेटिक स्मार्ट, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आती है वो। फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी जो म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, लता मंगेशकर हो गई, सोनू निगम हो गए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पीपल स्मार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी मुझे लगती है आजकल की दुनिया में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जो इंसान पीपल स्मार्ट हो सकते हैं, जो इंसान लोगों से बात करना जानता है, जो इंसान दोस्त बनाना जानता है, नेटवर्क्स बनाना जानता है, उसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी जो सेल्फ स्मार्ट होता है, यानी जो खुद के शक्तियों से और कमजोरियों से अवगत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे अपने स्वामी विवेकानंद हो गया, या जो भी स्वामी टाइप्स के लोग होते हैं ना, वो सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अब स्वामी टाइप के लोगों से मैं ढोंगी स्वामी की बात नहीं कर रहा, मैं वाकई जो स्वामी होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद होता है नेचुरलिस्ट स्मार्ट, जो नेचर स्मार्ट होते हैं। और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी जो स्पिरिचुअल स्मार्ट होते हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक दुनिया में स्मार्ट है। तो स्मार्टनेस की कई सारी परिभाषाएं हैं। इस मॉडल पे बहुत बार यूजीसी ने अपने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारे टाइप के इंटेलिजेंस को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी आती है 1961 में, डेट याद रखना है। अक्सर थ्योरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, इसे बोबो डॉल मॉडल भी कहते हैं, याद रखना है। बोबो डॉल मॉडल, बोबो डॉल मॉडल भी कहते हैं, 1961 में दी गई थी एल्बर्ट बेंडूरा ने। एल्बर्ट बेंडूरा और उनकी पत्नी, ये दोनों मिलकर ये एक्सपेरिमेंट करते थे। और उनका कहना था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरह से बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज को, वही वो दोहराते हैं, वही वो रिपीट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक बोबो डॉल बनाया गया और कुछ पेरेंट्स को बुलाया गया। पेरेंट्स को बोला गया बोबो डॉल के साथ एक सर्टेन तरीके से बिहेव करो। उनका बिहेवियर उनके बच्चे को बैठा के दिखाया गया, ऑब्जर्व कराया गया। और ऐसा देखा गया कि बच्चे अपने पेरेंट्स के ही बिहेवियर को इमिटेट कर रहे हैं। जिन पेरेंट्स ने बोबो डॉल के साथ एग्रेसिवली बिहेव किया था, उनके बच्चे भी बोबो डॉल के साथ एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। और जिन पेरेंट्स ने बोबो डॉल के साथ बड़े ही प्यार से और अफेक्शन के साथ बिहेव किया था, तो वो बच्चे भी अफेक्शन के साथ ही बिहेव करते हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि जो पेट पेरेंट्स भी होते हैं, पेट पेरेंट्स यानी कि जिनके घर में कुछ पेट्स होते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, उनके बच्चे भी जन्म के साथ ही कुत्तों के साथ या बिल्लियों के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होंगे। उनको उनको लगेगा ही नहीं कि ये कोई दूसरा स्पीशीज है, क्योंकि बच्चे को क्या पता है ये दूसरा स्पीशीज है। उनको लगेगा कि ये हमारे ही फैमिली का हिस्सा है, हम में से एक है। तो उनके साथ बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही सौहार्दता के साथ बच्चे रहते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स पेट पेरेंट्स नहीं होते हैं, और सड़क पे भी कुत्ते उत्ते दिख जाए तो उनको ऐसे दुर दुरा देते हैं कि चल भाग यहाँ से, चु 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 भाग यहाँ से। या जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं जानवरों से, ज्यादातर केसेस में देखा गया कि उनके बच्चे भी वैसा ही बिहेव करते हैं। क्योंकि बच्चे के मन में फियर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बच्चे के मन में फियर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। वो ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स जिस चीज से डर रहे हैं वो उससे डरेंगे। अपने पेरेंट्स को देख के वो समझते हैं कि अच्छा ये जो है ये मेरे लिए डेंजर है, इससे बचना है। तो ये उनके लिए फियर वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, फियर वाला एलिमेंट हो जाता है। वरना बच्चे को क्या पता फियर क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंट ये भी क्या किया गया कि बच्चों को सांप दे दिया गया, स्नेक्स। ऑफ कोर्स स्नेक्स जो थे वो जहरीले नहीं थे और खतरनाक नहीं थे। बच्चे स्नेक्स के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, पहली बार दिया गया, उनको पता ही नहीं कि स्नेक जो है वो एक खतरनाक जानवर है, खतरनाक रेप्टाइल है। और माँ बाप को कहा गया कि आप कोई रिएक्ट मत करो, आप फ्रेंडली रिएक्शन दो। तो बच्चे भी फ्रेंडली थे। तो फियर का कॉन्सेप्ट बच्चों में होता ही नहीं है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है, इसके बेसिकली चार एलिमेंट्स हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, और एक और एलिमेंट है इसका, मोटिवेशन। तो याद रखना है चारों सीक्वेंस में, अटेंशन रिटेंशन यानी ARRM, ARRM, अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। यानी कि पहला जो आपको अटेंशन देना है एक्टिविटीज पे, फिर उन
एक्टिविटीज को रिटेन करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले देखते हैं, अटेंशन देते हैं अपने पेरेंट्स पे कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, और फिर उस चीज को वो अपने दिमाग में रिटेन करते हैं। रिटेन करने के बाद रिप्रोडक्शन, जब उन पे वो चीज आती है तो वो उसी बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं। और मोटिवेशन कैन एक्सटेंड फ्रॉम सीइंग अदर एलिमेंट्स बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड फॉर देयर एक्शंस। और इसका मोटिवेशन क्या रहता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ओके, सो दिस इज सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंडूरा, और इसको बोबोडॉल मॉडल थ्योरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 1978 पे आती है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोत्स्की की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए के लिए तो फेवरेट है वाइगोत्स्की। इसमें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट होती है किसी इंसान की, वो तीन मेजर कॉन्सेप्ट पे होती है। एक होता है रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा होता है मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैं इसको जिस पे बताता हूँ आपको क्या होता है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की बेसिकली जॉन पियाजे की थ्योरी को अपोज करते हैं। जॉन पियाजे की थ्योरी क्या कहती थी, उनकी थ्योरी का ये मानना था कि डेवलपमेंट जो है, इंसान का जो डेवलपमेंट जो है वो पहले होता है, और उसकी जो लर्निंग है वो बाद में होती है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि सोशल लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता है, तो ये ऑपोजिट है। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से वाइगोत्स्की ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे में जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो सोशल लेवल पे पहले ही हो जाता है, और उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे होता है। यानी समाज उसको जो सिखा रहा होता है वो उसका असर उस पर पहले होता है, उसके बाद उसका इंट्रा पर्सनल जो चीजें हैं, वो इंट्रा साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं वो उसकी निकल के आती है। क्योंकि सोचने समझने की जो शक्ति है, चिंतन करने की जो शक्ति है, वो किसी भी बच्चे में बाद में आती है, और समाज को देखने की जो शक्ति है वो पहले आती है। तो इसमें दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। एक तो है मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ। एमकेओ मतलब क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई इंसान आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। जैसे आपके पेरेंट हो गए, टीचर हो गया, कोई सीनियर हो गया, कोई भैया हो गए, कोई दीदी हो गए, कोई कजिन्स हो गए, कोई मोहल्ले के बच्चे हो गए, जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतना नॉलेज है, आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो आपको इस इंसान को सुनना पड़ेगा। और उसके बाद आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। इसका मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रॉक्सिमिटी में, आपकी इर्द गिर्द में डेवलपमेंट के जोन, डेवलपमेंट का स्कोप कितना है। यानी जो एमकेओ है, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स लोग हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हो, उनसे सीख के अपने नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑलराइट, इसके बाद कोलबर्ग की थ्योरी आती है, 1958 की थ्योरी है। ये जॉन पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि 1932 में आई थी। तो डेट्स याद रखना होगा, कोलबर्ग की थ्योरी 1958 में है। ये थ्योरी तीन लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग पे बेस्ड है, कि इंसान की जो मोरालिटी है, हम अक्सर मोरालिटी की बात करते हैं कि कोई इंसान मोरल है या नहीं। तो मोरालिटी इंसान का बदलते रहता है। एक इंसान आज की तारीख में मोरालिटी की जो डेफिनेशन रखता है, हो सकता है 10 साल बाद उसकी मोरालिटी की डेफिनेशन बदल जाए। तो कोलबर्ग कहते हैं कि मोरालिटी जो है वो तीन लेवल्स पे होती है, और हर लेवल में दो स्टेजेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लेवल वन जो है, लेवल वन को हम प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। ये 4 साल से 10 साल वाले बच्चों में देखने को मिलता है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, जो बेसिक धारणाएं हैं, उससे भी पहले वाली मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड लास्ट अंटिल द एज ऑफ 9 to 10 years। अब किसी में ये 8 साल तक भी हो सकता है, किसी में 12 साल तक भी हो सकता है। ये एक स्पेक्ट्रम है जो वैरी करता है ऊपर नीचे। इसमें चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, उनका कोई अपना मोरालिटी का कंडक्ट नहीं होता। वो तो, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता मोरालिटी क्या होती है। इंस्टेड मोरल डिसीजंस आर शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ अडल्ट। बड़ों को देख के उनकी मोरल डेफिनेशंस सेट होती हैं, उनके मोरल स्टैंडर्ड सेट होते हैं। इसमें दो स्टेजेस होते हैं, स्टेज वन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और स्टेज टू इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अगेन रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी अक्सर काम चलता है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ लर्निंग का काम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के आधार पर ही होता है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, मोरालिटी का जो एग्जांपल है। अक्सर जिनके घरों में बहुत ही रिलीजियस माहौल रहता है, उनके बच्चे यूजुअली रिलीजियस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये हमेशा से सिखाया जाता है कि रिलीजियस होना ही मोरालिटी का डेफिनेशन है, कि बीइंग रिलीजियस इज इक्वल टू बीइंग मोरल। पर अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब ये चीज वो मानते नहीं है कि बीइंग रिलीजियस इज नॉट इक्वल टू बीइंग मोरल। यू कैन बी मोरल विदाउट बीइंग रिलीजियस, यू कैन बी मोरल, यू कैन बी एथिकल विदाउट बीइंग रिलीजियस। पर बच्चों को रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझाना जरूरी होता है, क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला मैटर है। बच्चे महाभारत और रामायण की कहानियां सुनते हैं,
और उन कहानियों के माध्यम से उनको पता चलता है कि अच्छा ये जो चीज है ये मॉरल चीज है, जो राम कर रहे हैं वो मोरालिटी है, जो रावण कर रहा है वो इमोरालिटी है, जो कृष्ण कर रहे हैं वो मोरालिटी है, जो युधिष्ठिर कर रहे हैं वो मोरालिटी है, जो दुर्योधन कर रहा है वो इमोरालिटी है। तो मोरल डिसीजंस जो है वो बच्चे के अपने नहीं है, मोरल डिसीजंस उन पे समाज के द्वारा या उनके पेरेंट्स के द्वारा, जो भी स्टीरियोटाइप्स है उनके द्वारा थोपे गए हैं। ये 4 से 10 साल वाले बच्चों का मैं बात बता रहा हूँ, दे आर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आगे कौन सा स्टेज है। सेकंड जो लेवल है मोरालिटी का उसको कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। कन्वेंशनल मोरालिटी यानी कि जो समाज के कन्वेंशन में आ चुका है, 10 से 13 साल वाले बच्चे। सेकंड स्टेज है, इसमें मोरालिटी जो है वो समाज के रूल्स के अकॉर्डिंग आप बना लेते हो, क्योंकि 10 साल तक आप समझ चुके हो कि समाज कैसे ऑपरेट करता है, सोसाइटी क्या चीज है। 10 साल से 13 साल के बच्चे को पता होता है कि समाज में क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। जैसे एक 10 साल के बच्चे को पता है कि समाज में हमें अगर निकलना है तो हमें कपड़े पहन के निकलना है। एक साल के या 1.5 साल के बच्चे को ये नहीं पता है। उसको उसकी मम्मी ने शरीर में तेल लगा दिया नहाने से पहले, और वो बिना कपड़ों के घूमे जा रहा है पूरे आंगन में, पूरे बैल्कनी में। उसको सेंस ही नहीं है कि सोसाइटी में किस तरह से प्रेजेंट होना है। लेकिन एक 10 से 13 साल के बच्चे को ये सेंस है कि बाहर निकलना है तो कपड़े पहन के निकलने हैं। तो समाज को वो समझना सीख चुका है, तो इसलिए उसकी मोरालिटी अब चेंज हो गई है। अब वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे मोरालिटी नहीं बेस करता, अब उसकी मोरालिटी अलग अलग चीजों पे हो जाती है। वो क्या होती है समझते हैं। स्टेज 3, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और स्टेज 4, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। उसको पता है कि समाज के नियम को, कानून को अगर फॉलो करेंगे तो मोरल कहलाएंगे। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर यानी कि कपड़े पहन के बाहर निकलना मोरालिटी है, किसी को गाली नहीं देना मोरालिटी है, लोगों की इज्जत करना मोरालिटी है, किसी को बॉडी शेम नहीं करना मोरालिटी है। क्योंकि समाज ने बता दिया तो सोशल ऑर्डर से वो मेंटेन कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो उनके लिए मोरालिटी क्या है? सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना और गुड इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना, एक दूसरे के साथ बढ़िया रिलेशन बनाना, टीचर के साथ बढ़िया रिलेशन बनाना, टीचर जैसा बोल रहे हैं वैसे फॉलो करना, क्योंकि ओबीडियंट बनना है। ओबीडियंट बनना इज इक्वल टू मोरल बनना। ऐसा होना नहीं चाहिए पर उन बच्चों को ऐसा ही लगता है, 10 से 13 साल के बच्चों को, कि बीइंग ओबीडियंट इक्वल टू बीइंग मोरल। क्योंकि वो टीचर के साथ एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज द मोरालिटी डिफिनेशन फॉर अ 10 to 13 ईयर ओल्ड किड। लेवल 3 हो जाती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि जब आप कन्वेंशंस को तोड़ के आगे बढ़ जाते हो, अब आपकी मोरालिटी समाज डिफाइन नहीं कर रही है, अब आपकी मोरालिटी आप खुद डिफाइन कर रहे हो। मोरालिटी की डिफिनेशन आप खुद हो। आपने पोस्ट कन्वेंशन कर दिया, कन्वेंशन को तोड़ के आप आगे चले गए। इसमें क्या होता है, ये ऑफकोर्स 13 साल की बात होता है, किसी किसी लोगों में 18 साल की बात होगा, किसी किसी लोगों में 25-26 तक नहीं आ पाता, मैंने देखा है। थर्ड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे इंसान अपने हिसाब से एथिकल बिहेवियर को प्रेजेंट करता है। जैसे अक्सर अडल्ट जो हो जाते हैं, उनके लिए वो समाज को नहीं देखते, मतलब समाज अगर कुछ कह रहा है तो वही हमें फॉलो करना है, उनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती, उसको खारिज कर देते हैं। इसका एक सबसे सॉलिड एग्जांपल है कि आप लोग जो भी एस्पिरेंट्स हो, 23, 24, 25, 26 साल की स्पेशली लड़कियां, आपको अक्सर प्रेशर दिया जाता होगा शादी के लिए, फैमिली फंक्शन में शादी के लिए प्रेशर दिया जाता होगा, और आप लोग उसको नजरअंदाज करके दरकिनार करके शादी में जाके मस्त खाना पीना खा के फोटो वोटो खिंचवा के घर आ जाती होंगी। यहाँ पे आप मोरालिटी को खारिज कर रहे हैं, समाज की मोरालिटी को आप खारिज कर रहे हैं। समाज आपसे क्या उम्मीद कर रहा है? समाज आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप अब शादी कर लो, क्योंकि शादी करना ही मोरालिटी है। पर आप उस मोरालिटी के डेफिनेशन को खारिज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी, समाज को अगर कहना है तो कहने दो। तो आप समाज से अलग हो रहे हो। समाज जो आपको कहना चाह रहा है, समाज जो आपको बनाना चाह रहा है, आप उससे अलग हो रहे हो। यानी कि आपकी लाइफ की डेफिनेशन आप खुद तय कर रहे हो, आपकी मोरालिटी की डेफिनेशन आप खुद तय कर रहे हो। कभी कभी आप उल्टा जवाब भी दे देते हो अपने रिश्तेदारों को। जैसे कोई रिश्तेदार पूछता है किसी की शादी में कि बेटा अगला नंबर तुम्हारा है, आप उसको उल्टा कह देते हो कि ठीक है, अभी अगला श्राद्ध होगा तो अगला नंबर आपका होगा, है ना, अगर बरसी होगी तो अगला नंबर आपका होगा। तो आप थोड़े मुंहफट भी हो जाते हो। तो यहाँ पे ये चीज अगर कोई 10 से 13 साल का बच्चा करे, तो वो मोरल डेफिनेशन के बिल्कुल बाहर चला जाता है, क्योंकि उसकी मोरालिटी क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना। लेकिन अब आप जिस उम्र में हो, 20, 25, 26, आपके लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उतना मायने नहीं रखता है। आप किसी को खुश नहीं कर रहे हो, आपके लिए इंट्रापर्सनल ज्यादा मायने रखता है।
समाज को खुश करना आपके लिए मायने नहीं रखता है। समाज जो बोल रहा है जरूरी नहीं है आपको उसको फॉलो करना ही है। आप अपने हिसाब से चीजों को डिफाइन करते हो। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप समाज से बिल्कुल ही आप मतलब अनसोशल हो जाओगे। समाज जो है वो तीन चार स्तरों में होता है। जैसे एक होता है सोशल, एक होता है अनसोशल, एक होता है ए सोशल, और एक होता है एंटी सोशल। ये चार स्पेक्ट्रम है बीइंग सोशल का। सोशल यानी कि जो सामाजिक व्यक्ति है, जो हर इंसान के साथ घुल मिल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर देता है, वो सोशल है। अनसोशल जो ऐसा नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं, वो अपने हिसाब से आएगा जाएगा। अगर कहीं आग भी लग गई है, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं है, वो अपना सीधा चला जाएगा, उसको कोई परवाह नहीं है। अनसोशल। ए सोशल वो होते हैं जिनको सोशल और अनसोशल का मतलब ही नहीं पता, जिनको पता ही नहीं सोसाइटी क्या होती है, वो ए सोशल होते हैं। जैसे एक नवजात बच्चा, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज सोसाइटी, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, व्हाट इज सोशोलॉजी, व्हाट इज नॉट सोशोलॉजी, तो वो ए सोशल होता है। और सबसे लास्ट में आते हैं एंटी सोशल। एंटी सोशल तो वो है जो समाज के अपोजिट काम करने में उन्हें सुख प्राप्त होता है। मतलब अगर चार लोग प्रेम से बैठे हुए हैं, उन पर जाके उनको पीट दो, तो वो हो गए एंटी सोशल लोग। ये तो खैर अलग ही होते हैं। तो सोशल के चार स्पेक्ट्रम होते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खारिज तो कर रहे हो, पर आप बिल्कुल एंटी सोशल नहीं हो जा रहे हो, या आप बिल्कुल अनसोशल नहीं हो जा रहे हो। आप खारिज करो, आप कुछ कुछ चीजों को खारिज कर रहे हो। उन चीजों को आप खारिज करते हो जिससे आपके इंडिविजुअल राइट पे सवाल उठता है, जिससे आपके इंडिविजुअल राइट को रोका जाता है। और स्टेज 6 जो है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आप एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बना लेते हो कि हाँ, एथिक्स जो है और मोरालिटी जो है वो इस दायरे में होनी चाहिए। तो यह पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो कोलबर्ग ने बहुत अच्छी मॉडल दी कि मोरालिटी एक नहीं होती, हर स्टेज में इंसान की मोरालिटी बदल जाती है। अगर आप 10 से 13 साल के बच्चे को पूछोगे कि क्या आप किसी का मर्डर कर सकते हो, तो वो बच्चा नहीं कहेगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि समाज ने उसको बताया है कि मृत्यु यानी मर्डर, हत्या करना बुरी बात है। लेकिन शायद लेवल 3 के अगर किसी भी लर्नर से आप पूछो ये क्या आप किसी की मृत्यु या हत्या जो है वो कर सकते हो, तो शायद वो कहेगा कि हाँ, एट हर सिचुएशन एंड इफ द सिचुएशन डिमांड्स मैं शायद कर दूं। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मान लो कोई टेररिस्ट है, मान लो जान बचाना है, मान लो सेल्फ डिफेंस करना है, हम कर सकते हैं। पर जो बच्चे हैं, उनमें जोश जगा हुआ है, एड्रेनलिन रश है, वो दुनिया बदलना चाहते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं मार सकता, मैं सच का साथ देता हूँ, मैं धर्म का समर्थन करता हूँ, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, आप समझ जाते हो कि दुनिया को आप नहीं बदल सकते, आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। अब वो ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा आसान तरीका है लाइफ जीने का। तो बहुत ही अच्छी थ्योरी है कोलबर्ग की, जहाँ पे उसने बहुत ही शानदार बातें करी। तो ये एक और थ्योरी होगी 1958 की। चलिए, तो ये थ्योरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि हमने कहा, पहला तो हमने पढ़ा वो वाली थ्योरी, बिहेवियरिज्म थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा हावर्ड गार्डनर की 1983 की थ्योरी। फिर हमने पढ़ा कौन सी, हावर्ड गार्डनर के बाद हमने कौन सा पढ़ा है, हाँ, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी हमने। और सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी 1961 की। और उसके बाद हमने पढ़ा ये वाला कोलबर्ग की थ्योरी 1958 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज। क्वेश्चंस किसी एक या दो थ्योरी से तो जरूर बनेंगे, 100% श्योर। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये जो डिस्कशन है, जो रिवीजन है, वो अच्छा लगा होगा, और आपके जहन में चीजें बैठ गई होंगी। अब एग्जाम में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करूंगा। कोई और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन लेके आऊंगा और टॉपिक लेके आऊंगा, जहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा सेशन। और अगर आप कुछ और चाहते हो मुझसे तो कमेंट करके बताओ। Subscribe to the channel, hit the bell icon, and share it with your friends. Sharing with your friends is very important because sharing is caring. कंपटीशन का मजा तभी है जब सब लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। सबको सीखने का मौका दो। ऑल राइट, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।